तो बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 31। अक्टूबर नवंबर सॉरी मई जून 24 पेपर 33 जो है ना, वो सेम 31 जैसा ही है। 31 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वो रिपीट हुआ हुआ है पूरा। चलो स्टार्ट करें। द डायग्राम शोज टोटल यूटिलिटी फॉर अ कर्व फॉर अ कंज्यूमर एट विच पॉइंट डज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू जीरो। बेटा जहां पे आपका मार्जिनल जीरो होता है वहां पे टोटल क्या होता है, मैक्सिमम। तो आप ये देखें कि आपका टोटल मैक्सिमम किधर है। आपका टोटल यहाँ पर मैक्सिमम है, तो आंसर इज सी। टू पे आइएगा। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व। के जी इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है आपको। तो पहला ऑप्शन है इट विल रिमेन कॉनकेव टू द ओरिजिन ऑफ द डायग्राम। कॉनकेव का मतलब होता है कि वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तो गलत है। इट विल रिमेन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ डायग्राम। कॉन्वेक्स का मतलब कि वो ऐसा होगा, ये सही है। इट कैन इंटरसेक्ट अदर इंडिफरेंस कर्व्स एट एनी पॉइंट। मैंने आपको ये थ्योरी में बताया हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, तो वो टच नहीं कर सकता। द लोअर द इंडिफरेंस कर्व द ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जितना इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन से दूर होता रहेगा उतनी सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी बढ़ती रहती है, कम होने पे वो कम होती है। बी आंसर है। The Belgian traffic study concluded that there would be a significant benefit if 10% of car drivers switched to using motorcycles during peak traffic times. बेल्जियन ट्रैफिक ने ये स्टडी की है कि यार अगर 10% कार ड्राइवर ड्राइवर जो हैं वो भी अपनी बाइक मोटरसाइकिल पे आ गए ना ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक टाइम, तो उससे हमारे पास जो एक ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो जाएगा और हमारे पास मसले मसाइल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। विच रिजल्ट वुड बी कंसिडर्ड अ कॉस्ट ऑफ दिस चेंज। कहता है जी कॉस्ट क्या होगी इस चीज की। तो यहाँ पे देखें रिड्यूस ट्रेवल टाइम। देखें अगर गाड़ी जो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा जगह घेरती है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल, तो ट्रेवल टाइम आपका कम होगा, ट्रेवल टाइम आपका बढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ भी बड़ा कॉमन है कि अगर हमें कहीं पे जल्दी पहुंचना होता है तो हम लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, चलो भाई फौरन। तो ट्रेवल टाइम आपका कम होता है, उसने कॉस्ट पूछी हुई है। रिड्यूस्ड कार एमिशन, तो ये तो फायदा है ना आपके पास, कॉस्ट थोड़ी है। रिड्यूस्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये बात हमारे पास लॉजिकल है क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग जब बाइक बाइक चलाते हैं तो वो हेलमेट वगैरह नहीं पहनते। एक्सीडेंट्स होने का डर होता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है, छोटा सा भी एक्सीडेंट बहुत भारी पड़ जाता है हम लोगों को। तो ये पॉसिबली आंसर हो सकता है। रिड्यूस ट्रैफिक क्यूज, ये भी गलत है, तो आंसर है सी। डायग्राम शोज फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, व्हाट कुड एक्सप्लेन द शेप फ्रॉम एक्स टू वाई। बेटा एक्स टू वाई जो हो रहा है ना आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। अ डिक्रीज इन टोटल फिक्स कॉस्ट, बेटा फिक्स कॉस्ट तो डिक्रीज होती ही नहीं है, ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल दूसरा नाम है किस चीज का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको ये वाले पोर्शन में मिलेगी, ठीक है, ये वाले पोर्शन में मिल रही है, इससे पीछे नहीं मिल रही, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, सारे ही एफओपीज वेरिएबल हैं, बट वो लॉन्ग रन में जो डिसइकोनॉमीज का सेगमेंट है वहां पर भी वो वेरिएबल रहेगा। तो यहां पर कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं हो रही वेरिएबल रह के। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी। 5 पे आइएगा। The diagram shows average revenue and average cost curve for a firm X that manufactures electronic goods. Firm X then completes a takeover of firm Y that supplies its component part, making them cheaper. The original average revenue and average cost curves from X are AR1 and AC1. What is the position of average cost curve and the average revenue curve after this takeover? देखो बड़ी सिंपल सी इसने एक बात आपको यहाँ पे बता दी है कि अगर हम लोग टेक ओवर करेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपके कंपोनेंट पार्ट सस्ते हो जाएंगे। सस्ते होने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि आप किसी दूसरी फर्म को परचेज कर रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने की वजह से आपको मैंने ये चीज़ समझाई भी है। जब भी आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है ना तो आपका एवरेज कॉस्ट ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट मारता है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं आता, ऊपर की तरफ नहीं आता वो। AC1 AC2 वो ऊपर की तरफ नहीं आता, वो इंस्टेंट नीचे की तरफ आता है ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, आपका पोजीशन वो दिख जाए।
तो आपका आंसर बी या सी में से कोई एक है कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो गिर रही है। एज फॉर एवरेज रेवेन्यू, देखो एवरेज रेवेन्यू की उसने हमें कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दी हुई कि एवरेज रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है या एवरेज रेवेन्यू आपका कम हो रहा है। तो हम लोग भी अज्यूम यही करेंगे कि जब तक एग्जामिनर ने उसके बारे में कोई बात नहीं की तो हमें भी बात करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग AR1 को अपनी जगह पर ही रखेंगे। AR1 अपनी जगह पे आ गया, आंसर इज बी। LMN Limited operates as a relatively small family-owned producer in an industry dominated by a few large firms. Its product is unique, so the owners are confident they will be able to sell enough to provide them with sufficient revenue to allow a minimum acceptable level of performance for the firm. Other than survival, what is the most likely objective of LMN Limited? देखो कहता है कि यार छोटी दुकान है, सही है, छोटी दुकान है, फैमिली ओन्ड प्रोड्यूसर है, एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है जहां पे फ्यू लार्ज फर्म्स है। अब देखो ये एक छोटी मछली है जो कि एक ऐसे तालाब में तैर रही है जहां पे शार्क्स बैठी हुई है। कहता है जी हमारे पास एक यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट में, और हम लोग इतना पैसा बना लेंगे कि यार हमारे पास सफिशिएंट लेवल ऑफ रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सफिशिएंट लेवल ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि हम लोग अल्लाह के शुक्र वाला प्रॉफिट कमा लेंगे जी, अल्लाह का शुक्र है चल रही है गाड़ी। तो अल्लाह का शुक्र हम लोग कहाँ पे कर रहे होते हैं, किस प्रॉफिट कंडीशन में कर रहे होते हैं? प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग में, जहां पर आप सेटिस्फाइड है कि जी अल्लाह का शुक्र है बहुत, मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं। तो प्रॉफिट प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग जो होता है बेटा वो आपका यहाँ पे आ रहा होता है। द डायग्राम शोज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SRAC एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LRAC कर्व्स फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स। इट यूजुअली प्रोड्यूसेस 2000 कंप्यूटर्स पर वीक, सही है। एन इंक्रीज इन डिमांड रिक्वायर्स द फर्म टू प्रोड्यूस 3000 कंप्यूटर्स पर वीक। कहता है जी हम लोग 200 कंप्यूटर बनाते हैं लेकिन डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से हमें, सॉरी 2000 कंप्यूटर बढ़ाते, जिसकी वजह से अब जब डिमांड बढ़ गई है तो मुझे 3000 कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे। हाउ मच विल द एवरेज कॉस्ट चेंज इन द लॉन्ग रन इफ द फर्म मेक्स अ परमानेंट डिसीजन टू प्रोड्यूस 3000 कंप्यूटर्स पर वीक। अच्छा तो अब आपके पास वो आपसे पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कितने से आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो चेंज होगी, कितने से आपकी एवरेज कॉस्ट चेंज होगी अगर आप 2000 कंप्यूटर से 3000 कंप्यूटर बनाते हैं। तो यार बड़ा ही मतलब बहुत ही सिंपल बच्चों वाला सवाल है ये। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, आप 2000 कंप्यूटर्स बना रहे हो, यहाँ पर कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको 80। 3000 कंप्यूटर के ऊपर आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको 40। तो 80 - 40 कितने से आपके पास कॉस्ट जो है वो गिर रही है? व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे पास क्या होता था जिसके अंदर इलास्टिक डिमांड कर्व होता था और आपके पास कंपटीशन ज्यादा होता था। मतलब परफेक्ट से तो कम होता था बट मोनोपोली से ज्यादा होता था, बट इन 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 दी एंड ये है तो इम्परफेक्ट का ही पार्ट। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो यहाँ पे देखो जरा, नो बैरियर टू एंट्री। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बैरियर टू एंट्री कम होते थे या ना होने के बराबर होते थे, तो ये पॉइंट करेक्ट हो सकता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट ओलिगोपोली में होता है, यहाँ पर नहीं होता। प्राइस टेकर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमने ओलिगोपोली में पढ़ा था। स्मॉल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रॉन्ग, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्योंकि इलास्टिक डिमांड होती है, तो आंसर इज ए। व्हाट इज लाइकली टू हैव इट्स कॉज इन द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल? बेटा डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल या फिर सेपरेशन डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये हमने किस टॉपिक में पढ़ा था? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में पढ़ा था। Firm X and Y merge in a horizontal integration. What must be true about the industry and stage of production in which X and Y operate? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि होंडा ने टोयोटा को टेक ओवर कर लिया, कबाब चीज ने उसको टेक ओवर कर लिया, बारबेक्यू टुनाइट को टेक ओवर कर लिया, यानी कि इन दी एंड इंडस्ट्री भी सेम है, प्रोडक्शन मेथड भी आपका सेम चल रहा है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है भाई, डी आंसर है। विच गवर्नमेंट पॉलिसी वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ रेगुलेशन? एक सेकंड रुकिएगा।
देखिए जी, क्या कह रहा है, विच गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देना, जैसे हम लोग कहते हैं ना घर पे कि भाई रात 12 से पहले घर आ जाओ, रिस्ट्रिक्शन है, रेगुलेशन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, बैन ऑन कोकेन कंजम्पशन, ये आपके पास रेगुलेशन का पार्ट है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जी, रेगुलेशन लगा दिया, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कंपलसरी वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इन कार, ये भी गवर्नमेंट ने भाई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, यानी कि रेगुलेशन है। लाइसेंस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, ये भी रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। टैक्स ऑन सिगरेट, बेटा टैक्स जो होता है ये रेगुलेशन नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन कर रही है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डिसीजन लगा दिया है कि भाई आपने टैक्सेस पे करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रेगुलेशन को हम लोग क्लासीफाई इसके अंदर नहीं करते। गवर्नमेंट रिमूव द सब्सिडी ऑन रूरल स्कूल बस सर्विस, गवर्नमेंट रूरल स्कूल बस सर्विस को एक सब्सिडी देती थी और गवर्नमेंट ने उसे रिमूव कर दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द मार्केट फॉर दिस बस सर्विस, कहता है जी इससे होगा क्या। अब बात सुनो, तो पहला ऑप्शन कहता है डेड वेट लॉस डिक्रीज, देखो डेड वेट लॉस डिक्रीज नहीं होगा, डेड वेट लॉस आपका इंक्रीज होगा, सही है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस, अब देखो पहले लेट से जब मैं बस यूज करता था सब्सिडीज के पहले, जब सब्सिडीज मिली हुई थी मैं 5 रुपए पे करता था, सब्सिडीज रिमूव होने के बाद मैं 10 रुपया पे कर रहा हूँ, तो भाई मेरे कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर हो सकता है। अच्छा जी, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट डिक्रीसेस, देखो मार्जिनल बेनिफिट तो आपका सेम ही चल रहा है ना, आप पहले भी लोकेशन एक्स टू वाई जाते थे, अब भी लोकेशन एक्स टू वाई जा रहे हैं। वो पहले आपको सब्सिडी जब मिल रही थी तो आपको बीच में छोड़ तो नहीं रही थी ना, यानी कि अब आप देखो, आप ट्रेवल कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट जेड, ठीक है, बिफोर सब्सिडी भी आफ्टर सब्सिडी भी। ऐसा तो नहीं था ना कि बिफोर सब्सिडी आपको जो गवर्नमेंट है वो एक्स टू वाई छोड़ता था बस वाला, और वाई टू जेड आप वॉक करके जाते थे, ऐसा तो नहीं है, वो तो सेम ही चल रहा है। तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो आपका चल रहा है वो सेम ही चल रहा है भाई, वो डिक्रीज विक्रीज नहीं हो रहा। हाँ, अगर नेट बेनिफिट की बात की जाए, नेट बेनिफिट डिक्रीज होगा क्योंकि कॉस्ट आपकी बढ़ रही। सोशल मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज, भाई सोशल नहीं, सोशल पे तो कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ा, और ऊपर से जो हमारे पास प्राइवेट कॉस्ट क्योंकि अगर बढ़ रही है तो सोशल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का सम होता है ना, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। आंसर इज बी। द ग्राफ शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन द एवरेज अर्निंग फॉर एन इकोनॉमी, क्या सवाल आया है, प्राइवेट कॉस्ट इंक्रीज होगी। The graph shows percentage growth in average earning for an economy. What is most likely cause of the pattern shown in the graph? अच्छा, ये उसने आपको ग्राफ दिया हुआ है अर्निंग के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन कहता है अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लेबर, देखो अगर तो सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज होती ना तो उससे आपकी वेजेस बढ़ती, यहाँ पर आपकी वेजेस क्या हो रही है, कंटिन्यूसली फॉल हो रही है। तो वेजेस फॉल नहीं होती, आपकी वेजेस कंटिन्यूसली बढ़ रही हो। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, देखो इंटरेस्ट रेट का अव्वल तो उससे कोई लिंक है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत डिटेल्ड एक सिनारियो क्रिएट करूं तो वो क्या है कि जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो उससे आपका एडी बढ़ता है, ठीक है ना। एडी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड फॉर लेबर आपकी बढ़ जाती है, और जब आपके पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो उसकी वजह से आपकी वेज रेट भी बढ़ती है, ठीक है। आपकी वेजेस कम नहीं होती, उल्टा आपकी वेजेस बढ़ती है, यहाँ पर वेजेस कम हो रही है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि वर्कर अब आपका स्किलफुल हो चुका है, ठीक है। वर्कर जब आपका स्किलफुल हो जाएगा तो उसकी वजह से वेजेस और बढ़ती हैं, वेजेस फॉल नहीं होंगे। एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ लेबर फोर्स, साइज ऑफ लेबर फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ रही, जब सप्लाई ऑफ वर्कर आपके पास बढ़ेगी तो उससे आपकी वेज रेट जो है वो फॉल होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा डी। 14 पे आइएगा। 14 कहता है द टेबल शोज द आउटपुट ऑफ चेयर्स एट अ फैक्ट्री व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। व्हेन विल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर सेट इन, कहता है जी आपके पास एक टेबल गिवन है और वो आपसे पूछ रहा है कि यार आपके पास मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्ज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा वो हमने किस तरीके से पढ़ा था,
हमने पढ़ा था क्या, शुरू में वो बढ़ता है और फिर वो फॉल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ, तो इसका नाम है एमपीएल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 10। देखो डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें, 10 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस निकाल लें, 9 हो गया। फिर कितना आया, 8 हो गया। फिर कितना आया, 6 हो गया। तो देखो भाई, किस यूनिट से आप गिरना शुरू हो रहे हैं, आप थर्ड यूनिट से जो है वो गिरना शुरू हो रहे हो। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी, थर्ड यूनिट, थर्ड वर्कर एम्प्लॉय। अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, इन द डायग्राम डी रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन डिमांड कर्व फॉर लेबर इन अ फर्म ऑपरेटिंग इन एन इम्परफेक्ट मार्केट। सही है। When there is a fall in the amount of capital invested per worker, the marginal revenue product curve shifts from MRP1 to MRP2. How does this shift affect the amount of labor employed in the long run when wages fall? कहता है कि भाई, आपके पास जो है वो दो एमआरपी गिवन है। पहले आप ऑपरेट कर रहे थे यहाँ पे MRP1 पे, अब आप ऑपरेट कर रहे हैं MRP2 पे। बड़ी सिंपल सी वो आपसे बात पूछ रहे, कहते हैं मुझे ये बताओ कि मैं किस लेवल पे कितनी इंप्लॉयमेंट लेके चलूँ। ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल इक्विलिब्रियम्स को देखें, कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। देखो पहला इक्विलिब्रियम इधर चल रहा है आपका, ठीक है, और दूसरा इक्विलिब्रियम जो है वो आपका इधर चल रहा है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप L1 से L2 जा रहे हैं। सिंपल था, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू था, देखने में मुश्किल था, चीज बड़ी आसान थी। विच स्टेटमेंट अबाउट मनी इज करेक्ट। 16, इट कंसिस्ट सोली ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। देखो, क्या पैसे को हम लोग सिर्फ सेव करने के लिए डिपॉजिट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं? भाई पैसे से 100 तरह के काम हो रहे होते हैं, सिर्फ डिपॉजिट्स के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता। इट फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी इज अ मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये चार आपको मैंने याद करवाए हुए थे फंक्शंस। करेक्ट आंसर है, हो सकता है। इट्स मॉनेटरी वैल्यू इक्वल्स इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। कहता है कि यार 10 रुपए का जो नोट है, उसको बनने में भी 10 रुपया लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है, यानी कि जो उसका पेपर है, जिसकी इंक है, लेबर कॉस्ट वगैरह 10 रुपए पड़ती है, हालांकि ऐसा नहीं। इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। भाई ये तो बार्टर सिस्टम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड तो बार्टर सिस्टम होता है ना यार, वो मनी के साथ थोड़ी लिंक कर रहा होता। इन कंट्री एक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग एट द सेम टाइम एज द नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आपके पास जॉब वैकेंसीज भी बढ़ रही है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि यार देखो, हर स्कूल में लेट से अकाउंटिंग, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनकी ओपनिंग आई हुई है, यानी कि जॉब वैकेंसीज तो बढ़ती जा रही हैं। बट मैं वहां पे काम नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन क्या है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है कि मैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल रहूं और मैं वहां पे जाके काम कर सकूं। तो ये आपके पास कौन सी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ये इमोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बट कौन सी इमोबिलिटी बेटा, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, कि मेरे पास स्किल्स ही नहीं है। वो स्किल सेट मेरे पास होता तो शायद मैं काम कर लेता। An increase in which variable affecting labor market is most likely to reduce the natural rate of unemployment। कहता है कि यार ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको अगर मैं बढ़ाऊं तो उससे मेरे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मुझे हर वो चीज देखनी है जिससे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे हर वो चीज देखनी है जिससे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाए। पहला ऑप्शन देखिएगा, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कहता है कि यार मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है बढ़ा देना चाहिए, लिखा हुआ ना एन इंक्रीज। देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट आपकी पॉकेट मनी बढ़ा देता है, तो आपके पास तो कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा ना काम करने के लिए, आप क्यों काम करेंगे। इससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। द मिलिटेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि आप लोगों ने जी ट्रेड यूनियन को जो है वो कर दिया है, क्या कहते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड यूनियन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो जब आप ट्रेड यूनियन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे तो लोग जो हैं वो फिर उसको, मैं अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूँ और ट्रेड यूनियन बार बार मुझे आके पंगा दे रहा है, तो मैं तो उनके बंदों को हायर नहीं करूंगा। ठीक है। फिर कहता है जी नेशनल मिनिमम वेज बढ़ा दो, इससे आपके पास सरप्लस ऑफ वर्कर आना शुरू हो जाए।
और जब आपके पास सरप्लस ऑफ वर्कर आना शुरू होता है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। पार्टिसिपेशन ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज, अगर आप लोगों को ट्रेन करना शुरू हो जाएंगे तो वो ऑक्यूपेशनली मोबिल होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो ऑक्यूपेशनली मोबिल होना शुरू हो जाएंगे तो उससे वर्कर लोग जो है फिर और अच्छी तरह काम कर पाएंगे, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, उनको अच्छे जो है वो इंसेंटिव्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कंज्यूमर हैज एन इनकम ऑफ 1000 पर वीक, कहता है जी आपका जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो 1000 पर वीक है, और वो 80% स्पेंड करता है वीक का। यानी कि वो 1000 की इनकम में से कितना स्पेंड कर रहा है, 800 स्पेंड कर रहा है, और सेव कितना कर रहा है, 200। ठीक है, 800 उसने जो है वो स्पेंड कर दिए। फॉलोइंग एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम टू 1200, कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 900। यानी कि आपकी कंजम्पशन जो है, आपकी कंजम्पशन जो है वो 800 से कितने में चली गई, 800 से आपकी कंजम्पशन चली गई है भाई 900 के ऊपर। ठीक है, ये आपका कंजम्पशन चल रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट चेंज। भाई क्यों नहीं चेंज होगी, बिल्कुल चेंज हो रही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप उसको करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर मेथड ही चेंज हो गया ना। अच्छा, फिर आगे देखे जरा। अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं भी तो वो किस तरह चलेगा। आपकी इनकम टोटल हो गई 2200, और आप स्पेंड कितना कर रहे हैं, 800 प्लस 900 1700, 1700 और 2200 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑन एवरेज कितना स्पेंड किया है। द इनिशियल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 5, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 5 वो कह रहा है, जबकि उसने यहाँ पे खुद लिख के दिया हुआ है कि 80% आप स्पेंड कर रहे हैं। तो आपका एमपीसी 5 नहीं है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, उसका रेट 5 आ सकता है, उसका रेट 5 टाइम आ सकता है। देखो इसने लिखा हुआ है एवरेज, हम मार्जिनल की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/0.2 आ जाएगा। तो ये 5 टाइम्स जो आ रहा है ना, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मल्टीप्लायर है, एवरेज का नहीं है। सी पे आए, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5, कहता है जी कि ओवरऑल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो आपका आ रहा है ना पुरानी और नई इनकम पे, वो 0.5 आ रहा है। कैसे 0.5 आ रहा है देख लेते हैं इसको। इसका देखो फॉर्मूला है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यही फॉर्मूला होता है। चेंज इन कंजम्पशन कितना आ रहा है आपका, आप 800 से 900 पे जा रहे हैं, यानी कि आपने 100 रुपए से अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दिया। और चेंज इन इनकम कितनी आ रही है आपकी, पहले 1000 थी, अब हो गई 1200। तो चेंज इन इनकम कितनी आ गई आपके पास, 200। तो 100 डिवाइड बाय 200, आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2, भाई गलत। भाई एमपीसी पहले 80 चल रहा है, दूसरी बारी में भी कुछ अमाउंट आ ही रही होगी, मतलब 80 नहीं होगा, कितना होगा ये भी मेरे ख्याल में 80-90 के आसपास ही कोई होगा। तो आपका है वो तो है 2 है ही नहीं ना भाई। समझ गए बेटा बात को, ये वाला एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल सा था, क्लियर है चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, किसी को मसला तो नहीं है। द टेबल शोज डेटा अबाउट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कहता है जी आपके पास कंट्री की पॉपुलेशन के हवाले से डेटा गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ना हम लोग टोटल पॉपुलेशन को तो कंसिडर करते ही नहीं है, हम लोग किसको देखते हैं, लेबर फोर्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं ज़रा इसका निकाल लेता हूँ, क्या अपने पास बनेगा, एक सेकंड रुको कैलकुलेटर खोलने दो। बहुत ही सिंपल सा है भाई। अब देखो भाई बात सुनो, हम लोग लेबर फोर्स लेके चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, ऐसा ही है। अब बात सुनो, आपके पास नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 3 लाख, और आपका लेबर फोर्स कितना है, 12 लाख का। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख,
मल्टीप्लाई बाय, सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा 20 का ए। व्हाट इज नॉट एन एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? भाई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या एम नहीं होता? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो एम होता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो एम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एम होता है। क्या चीज़ एम नहीं होता? पैरेटो, क्योंकि ये माइक्रो का एम है, मैक्रो का नहीं है। अच्छा, अब इसको ना बच्चा देख के डर जाता है इस तरह के क्वेश्चन को ना, जरा पढ़ लो आराम से। डायग्राम शोज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम AD1 टू AD2। आपका एग्रीगेट डिमांड AD1 से AD2 की तरफ जा रहा है। अच्छा भाई, हाउ कैन द सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पोजिशंस बी शोन यूजिंग एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व? तो ये एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व की बात कर रहा है, जहां पे मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है कि किस तरीके से वो बनता है। भाई यहाँ पे देखिएगा जरा, ये आपका जैसे आ रहा है SRPC, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, सही है, LRP और C। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास कम होती है, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो मेरा ऐसे पीछे की तरफ मूवमेंट मारता है। फिर जब मेरे पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ने की वजह से वेजेस बढ़ती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम होती है। एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड कम होगी, तो फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन वाला किस तरफ शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड। तो हम लोग फिर यहां से किधर आ जाएंगे भाई? हम लोग जो हैं वो फिर यहां से इधर आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, इधर आ गए। फिर वो ऐसा वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, वापस ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर हमारे पास सप्लाई कर्व कम हो जाती है, फिर वो ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट मारता है, ठीक है। फिर जो है वो क्या कहते हैं, वो इधर आ जाता है यूं, सही है। इस तरीके से आपका फिलिप्स कर्व जो है वो चल रहा होता है, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड वाला। तो अगर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि वो ऐसा ऊपर जाएगा, फिर वो यूं शिफ्ट मारेगा, फिर वो ऐसा ऊपर जाएगा, फिर वो यूं शिफ्ट मारेगा, ठीक है। और यहां पर भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां पर भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। अब देखो जरा ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसने आपको बता दिया F, क्योंकि हर जगह पे F ही है, सही है। कहता है कि पहले आप जा रहे हैं F to G। पहले कहाँ जा रहे हैं? F to G। अब देखो अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम हम लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करूँ ना, इसको और इसको, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट F है, ठीक है, ये आपका पॉइंट F आ गया। मैंने आपको बताया कि आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वो यू शिफ्ट मारेगा। हालांकि शुरू के दो ऑप्शंस जो हैं A और B, उसमें वो नीचे लेके जा रहा है। तो ये नीचे तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा होता तो ये नीचे जाता। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके पास गलत हो गए, जो A और B है। यहां तक कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, सबको समझ गए बात? अच्छा, तो भाई ये तो आपके पास हो गया मामला। अब बचा कि हम लोग F to J जा रहे हैं। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि हम लोग F2 किधर जा रहे हैं, हम लोग J जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा J से मैं आगे K पे ही जाऊंगा ना, मैं वापस से H पे तो नहीं जाऊंगा यूं नीचे, मैं तो K पे जाऊंगा। अगर हम लोग इस डायग्राम को भी फॉलो करें तो मैं तो इस तरफ आऊंगा, ठीक है। तो आंसर आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा? F to J to K, समझे? H पे नहीं जाएंगे आप। हाउ कुड हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अ कंट्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन? भाई हाई इंटरेस्ट बढ़ने से आपके पास सिंपल सी यही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है। वरना अगर हम लोग यूजुअली देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड कम होती है ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन आनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, सिंपल है। By increasing the current borrowing cost of business, by increasing the current borrowing cost to government, no, by increasing foreign exchange rate, no, by increasing opportunity cost, no। आप सिंपल सबसे जो सीधा सीधा आंसर है ना वो देखें, आंसर इज ए। What is most likely to influence subsequent increases in national income as a result of a government policy to reduce interest rate? कहता है कि यार मुझे एक बात ये बताओ, सबसे ज्यादा आपकी नेशनल इनकम को कौन सी चीज इंक्रीज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट? अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है तो क्या चीज सबसे ज्यादा जो है वो आपकी इकोनॉमिक नेशनल इनकम को जो है वो बढ़ाती है? तो अब आंसर देखें, मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, थर्ड लिखा है मार्जिनल प्रोडक्ट, और फोर्थ लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी।
अब देखें जो बाकी आपके पास तीन केसेस हैं, यानी कि कौन कौन से, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल यूटिलिटी, इनका कोई लिंक नहीं बैठता, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और इंटरेस्ट रेट कम होने से किस चीज पे अफेक्ट आता है, कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट अव्वल तो आपके पास गिरनी चाहिए, ठीक है, गिरनी चाहिए। फिर अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग मशीन से ही मार्जिनल प्रोडक्ट बनाएं या प्रोडक्शन करें। क्या लेबर इंटरेस्ट लेता है क्या अपने काम के बदले में? मार्जिनल यूटिलिटी और इंटरेस्ट का कोई लिंक है ही नहीं। आंसर क्या बन जाएगा, बी। Which policy to reduce current account deficit on the balance of payment could be described as an expenditure switching policy? switching के अंदर आप टैरिफ लगाते हैं, कोटा लगाते हैं, एम्बार्गोस लगाते हैं, यानी कि आपने दरवाजा लगाना है, बैरियर लगाना है, प्रोटेक्शनिज्म करनी है आपने। तो जी कौन सी पॉलिसी ऐसी है जहां पे आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में स्विचिंग पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं? अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बेटा ये डैम्पनिंग पॉलिसी है, ये वो है रिड्यूसिंग पॉलिसी। डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि वो डी वैल्यूएशन की बात कर रहा है, और डी वैल्यूएशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। इंक्रीज इन इनकम टैक्स, ये भी डैम्पनिंग पॉलिसी है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी डैम्पनिंग पॉलिसी है, आंसर बन जाएगा बी। विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बाय फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास आ रही होती हैं? एफडीआई आता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड जो होता है ये करंट अकाउंट में आता है, अंडर विच हेडिंग, अंडर प्राइमरी इनकम। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आता, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए। It is often argued that the UN Human Development Index is better indicator of economic development than income per capita because it adjusts for। अच्छा, एचडीआई जो होता है ना, एचडीआई के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह भी आ रहा होता है, तो कहता है कि यार क्यों एचडीआई आपके इनकम पर कैपिटा से अच्छा है, तो वो ये सवाल पूछ रहा है। एवरेज आवर वर्कड बाय द पॉपुलेशन, देखो आवर्स वर्क, तो मैं अगर परसेंटेज ऑफ इनकम निकालने जाऊं या अमाउंट ऑफ इनकम निकालने जाऊं तो दोनों में ही इनकम लेवल आ रही होती, तो ये डिफरेंस एज सच कोई नहीं है बिटवीन एचडीआई एंड इनकम पर कैपिटा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एचडीआई में नहीं आता। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका लॉरेंस कर्व में आता है, ये भी एचडीआई के अंदर नहीं आता। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, पीने का साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं एचडीआई में। Some conditions for providing foreign aid to low income countries can be restrictive. Which kind of aid fits the description? कहता है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोग लो इनकम कंट्रीज को फॉरेन एड नहीं दे सकते, रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। तो कहता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस क्या कहते हैं, इस ऑप्शन मतलब इस स्टेटमेंट को जो है प्रूव करती है। ए कहता है फूड एड इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रफी सच एज सिवियर ड्राउट। भाई अफ्रीका में जिस तरीके से ड्राउट आते हैं तो लोग फॉरेन एड भिजवाते हैं, खाना वाना भिजवाते हैं, तो खाना तो आप भिजवा सकते हो, उसमें कौन सी मसले वाली बात। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही होती, कहाँ पे हम नहीं कर सकते। ग्रांट्स दैट आर टाइड टू परचेजिंग डोनर कंट्री गुड्स, कहता है कि यार इस तरह समझें कि पाकिस्तान अगर यूएस से एड लेता है, ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है वो यूएस से एड ले रहा है, हेल्प ले रहा है, तो कहता है जी वो गुड्स भी वहीं से परचेज कर रहा है फिर। ठीक है, ग्रांट्स दैट आर टाइड टू परचेजिंग डोनर कंट्रीज गुड, कि आप हम यूएस कहता है जी आप हमसे सामान लो, हम आपको उसके ऊपर सब्सिडीज दे देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ना यहाँ पर लो इनकम कंट्रीज के लिए रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है वो हो सकती है। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे पूछा हुआ कैन बी रिस्ट्रिक्टिव, हम लोग फिर किसी और के पास नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लोन्स दैट आर रीपेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान ने कितना लोन लिया है भाई, यूएस तक उधार पे बैठा हुआ है, यूएस ने भी लोन लिए हैं भाई, पता नहीं कितने बिलियन के। टेक्निकल असिस्टेंस यूजिंग हाईली स्किल्ड वर्कर्स ट्रांसफर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट, हम लोग चाइना से टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं। तो भाई कभी भी इस तरह का सवाल एड वेड वाला आता है तो हमसे तो बेस्ट कोई उसको रिलेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो चली एड पे रहे। फिर कहता है जी व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री टू राइज, कहता है जी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ सकता है आपका? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो टर्शरी के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो अगर टर्शरी में ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो उससे आपका जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और ऊपर से हेल्थ केयर बेहतर होगा, निज़ाम बेहतर होगा, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व, देखो गोल्ड रिजर्व अव्वल तो वो प्राइमरी के अंदर आता है,
और दूसरा, गोल्ड रिजर्व के बढ़ जाने से कुछ नहीं होता, गोल्ड रिजर्व को एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना फिर। तो जब तक आप एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या उस चीज का। इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल पर हाउस, यानी कि एक घर में जो है 100 बंदा रह रहा है, तो भाई उससे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा ना आपका। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर जाता है। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, प्राइस वगैरह बढ़ती है, इन्फ्लेशन आती है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन जब आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका फॉल होने का डर होता है। आंसर इज ए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर आर ट्रेडेड ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस, which combination illustrates that each trade partner can benefit when a low income country trade with a high income country। कह रहा दोनों को फायदा हो, दोनों को फायदा हो। जब एक लो इनकम कंट्री एक हाई इनकम कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रही होती है तो ऐसा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड ड्यू टू करप्ट प्रैक्टिस, तो भाई इससे तो लो इनकम को नुकसान है। एक्सपीरियंस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स दैट रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे भी आपको नुकसान है। मल्टीनेशनल्स रिपेट्रिएट प्रॉफिट्स फ्रॉम माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट्स, यानी कि वो अपना पैसे जो उन्होंने माइनिंग से निकाले हैं वापस अपनी होम कंट्री भेज दिया, वापस वहां पे सारे पैसे भेज दिए, इसमें भी नुकसान है। सप्लाईज सीजनल लेबर टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ पिकिंग फ्रूट, कहता है कि आपके पास जो फ्रूट्स वगैरह बनाने के लिए या कोई लेबर के मसले मसाइल थे, तो वो मसले मसाइल जो हैं वो हम लोग हल कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग लेबर। तो लो इनकम कंट्री आपको इस तरह से असिस्टेंस देती है कि उन्होंने आपको लेबर भेज दिया, ठीक है। और हाई इनकम कंट्री में क्या है, रिपेट्रिएट वेजेस टू फैमिलीज ऑफ सीजनल वर्कर्स, यानी कि जो बंदा पाकिस्तान से उठ के चाइना गया था सब्जी फूल फल पौधे वगैरह उगाने के लिए, उनकी फैमिली को चाइना ने पैसे भिजवा दिए, वेजेस भिजवा दी। तो भाई जब उनको वेजेस भिजवाएंगी तो इस तरीके से फायदा होगा ना आपके पास। तो यहां पर दोनों को फायदा होगा क्योंकि हमने ये चीज देखनी कि फायदा दोनों को किस तरफ हो रहा है। तो आंसर इज डी। समझ गए हैं बेटा बात को।